नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर अलंकार पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं गोगन राम, व्याख्याता हिंदी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अलंकार पर कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद कितने होते हैं, और उनमें अपन ने कक्षा 12 के पाठ्यक्रमानुसार अलंकारों पर चर्चा की थी, जिनमें विभावना और व्यतिरेक अलंकारों पर अपने चर्चा कर ली। अब अपन उससे आगे जो अपने 3 अलंकार शेष रह गए हैं, जिनमें हैं प्रतीप अलंकार और अन्योक्ति अलंकार तथा समासोक्ति अलंकार, आज अपन इन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब क्या होता है? जब तक अपन अन्योक्ति को नहीं समझेंगे कि अन्योक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तब तक अपने को अन्योक्ति अलंकार पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अन्योक्ति शब्द के बारे में। अन्योक्ति शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो पहला शब्द है वो है अन्य, और दूसरा जो शब्द है इसमें वो है उक्ति, यानी अन्य धन उक्ति। यहां अन्य का अर्थ होता है कोई तीसरा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कहने का मतलब है कि किसी अन्य आदमी के द्वारा, या अपन यूं कहें कि अन्योक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी या किसी के माध्यम से कहा गया कथन। किसी के माध्यम से कहा गया कथन, यानी अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? किसी के माध्यम से कहा गया कथन। और अन्योक्ति शब्द बना कैसे है? अन्य धन उक्ति, और उक्ति का मतलब होता है यहाँ पर कथन। तो अपन इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जहां अप्रस्तुत के द्वारा, जहां अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। यानी जहां अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है।
तो समझने वाली बात यह है कि अप्रस्तुत और प्रस्तुत, अपने अन्योक्ति शब्द देखा, अन्य धन उक्ति, यानी किसी के माध्यम से कहा गया कथन। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी पद में किसी पदार्थ को माध्यम बनाकर किसी अन्य व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंचाया जाता है, यानी सीधी भाषा में अगर अपन बात करें, सीधी भाषा में हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी पद में किसी पदार्थ को माध्यम बनाकर किसी अन्य व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंचाया जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब है कि वर्णन तो अप्रस्तुत का होता है और अर्थबोध की प्रतीति प्रस्तुत की होती है, यानी वर्णन किसी और का किया जाता है और संदेश किसी और को पहुंचाया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, माली आवत देखी के कलियन करी पुकारी, माली आवत देखी के कलियन करी पुकारी, फूली फूली या फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बारी। तो इस पद में देखिए कि माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। यहाँ माली, कलियाँ और फूल ये तीनों अप्रस्तुत हैं, यानी माली, कली और फूल। माली, कली और फूल तीनों को माध्यम बनाकर कवि का जो अभिष्ट है, कवि जो बात कहना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है, वो संदेश है कि मृत्यु शाश्वत है। मृत्यु शाश्वत है, यानी कवि के कहने का जो अभिष्ट है वो ये है कि मृत्यु शाश्वत है। लेकिन अब ये बात सीधे तौर पर नहीं कही गई है, ये बात अप्रस्तुत के माध्यम से माली, कली और फूल को माध्यम बनाकर कही गई है। यहाँ अगर इस का अपन अर्थ देखें कि माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। कवि कह रहा है कि माली यहाँ पर काल का प्रतीक है, कलियाँ
युवाओं की, और फूल जो हैं वो वृद्धजनों के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि युवा जो हैं वो काल को देखकर सोचते हैं, कि काल को देखकर युवा सोचते हैं, पुकार करते हैं कि वृद्धजनों को ले जाया जा रहा है और इनके बाद अपनी भी बारी आएगी। तो कहने का मतलब है अपनी भी बारी आएगी, यानी एक दिन अपने को भी जाना है, एक दिन अपनी भी मृत्यु हो जाएगी। तो बात यहीं पर आ जाती है कि मृत्यु शाश्वत है। लेकिन कवि ने ये बात कहने के लिए इनको माध्यम बनाया, क्योंकि प्रस्तुत तो ये है कि मृत्यु शाश्वत है, और अप्रस्तुत यानी अप्रस्तुत के द्वारा इस अर्थ का बोध कराया। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाएगा। तो इस तरह के जो पद होते हैं जहाँ पर किसी अन्य को माध्यम बना करके कोई बात कही जाती है, किसी तक संदेश पहुँचाया जाता है, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसी तरह का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है बिहारी का, और काफ़ी बार सभी ने पढ़ा भी होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो वहाँ पर कवि बिहारी जो है, बिल्कुल इसी तरह का पद है। तो वहाँ पर कवि बिहारी जो है वो यही कहना चाहता है वहाँ कि राजा जयसिंह आप अपने राजकाज पर ध्यान दीजिए। और ये बात जयसिंह को समझाने के लिए उन्होंने भ्रमर को माध्यम बनाया। तो वहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार है। इसके बाद अगला जो अलंकार है वो है समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार, ये अलंकार जो है काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और इसमें बच्चों को समस्या भी आती है कक्षा 12 की। तो सबसे पहले अपन इस शब्द पे ध्यान देते हैं कि समासोक्ति शब्द का मतलब क्या है, ये बना कैसे है। तो इस शब्द को अपन देखेंगे तो इसमें भी दो शब्द हैं, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है वो है समास, और दूसरा जो है वो है उक्ति। यानी समास का मतलब संक्षिप्त और उक्ति का मतलब कथन। हमने अन्योक्ति में भी देखा, उक्ति शब्द वहाँ भी था और उक्ति शब्द यहाँ भी है। तो समासोक्ति यानी समास का मतलब संक्षिप्त और उक्ति का मतलब कथन। तो सीधे तौर पे ये स्पष्ट है कि किसी संक्षिप्त कथन के द्वारा कोई बात कही जाएगी और उस बात से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का अर्थ एक साथ प्रकट होगा, एक साथ दोनों के अर्थ का बोध होगा। जैसे अपन देखें इसकी परिभाषा, तो परिभाषा में अपन बता सकते हैं कि जहाँ किसी संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत
का अर्थ बोध होता है। यानी कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है किया जाता है जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है। तो वहाँ समासोक्ति अलंकार माना जाता है। यानी किसी संक्षिप्त उक्ति के द्वारा और प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है। यानी दोनों के लिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के लिए कुछ ऐसे विशेषण, ऐसे यानी समान विशेषण, दोनों के लिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के लिए समान विशेषणों का प्रयोग किया जाता है और उन समान विशेषणों के द्वारा दोनों का एक साथ अर्थ व्यक्त होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ अर्थबोध हो जाता है, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। तनिक संकुचित बैठी सी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। यानी सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। तो यहाँ देखो कि अपन ने परिभाषा में देखा कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध कराने के लिए समान विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे दोनों का अर्थ जो है वो एक साथ हो जाता है, दोनों के अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पर सिंधु सेज धरा वधू, यानी यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ अर्थबोध हो रहा है। सिंधु सेज यानी सिंधु यानी सागर और सागर रूपी सेज, धरा वधू धरा रूपी वधू, तनिक संकुचित बैठी सी। संकुचित यानी लज्जित सी, संकोच से युक्त, यानी जैसे कोई यहाँ पर जो स्थिति प्रकट की है वो एक ऐसी दुल्हन की स्थिति बताई है कि जब नई नवेली दुल्हन होती है तो वो पहल जब सेज पर होती है तो उसकी मनोभावनाएं क्या होती हैं,
उसकी स्थिति क्या होती है कि वो बिल्कुल संकुचित सी और ऐंठी हुई सी बैठी रहती है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर पृथ्वी की बताई है कि जैसे एक दुल्हन संकुचित सी ऐंठी हुई सी बैठी रहती है सेज पर, ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पर किसकी बताई है? पृथ्वी की बताई है कि पृथ्वी रूपी जो वधू है वो भी सागर रूपी सेज पर, समुद्र रूपी सेज पर बिल्कुल संकुचित सी ऐंठी हुई सी बैठी है, जैसे एक दुल्हन की स्थिति होती है। तो कवि का जो अभिष्ट अर्थ है वो यही है कि दुल्हन के, यानी यहाँ पर जो दुल्हन के जो मनोभाव होते हैं उन मनोभावों को उन्होंने पृथ्वी में दिखाया है। और दोनों का अर्थ जो है, दोनों का अर्थ व्यक्त करने के लिए यहाँ पर देखिए, दोनों का अर्थ बताने के लिए इन्होंने संकुचित, मान की, ऐसी एंटी सी, पृथ्वी के लिए भी और वधू के लिए भी एक समान विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। वही स्थिति वधू की और वही स्थिति धरा की, और दोनों का अर्थ बताने के लिए एक जैसे ही विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है कि जो स्थिति वधू की होती है वही स्थिति जल प्लावन के समय धरा की है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार माना जाएगा, यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत। यहाँ प्रस्तुत कौन है और अप्रस्तुत कौन है? जैसे अपन ने अन्योक्ति में देखा तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत, धरा और वधू, और दोनों का अर्थ व्यक्त करने के लिए समान विशेषण शब्द आए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? समासोक्ति अलंकार माना जाएगा। और कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनको तो सिर्फ परिभाषा और लक्षण पूछा जाएगा। अगर वो परिभाषा को याद करके ये लक्षण याद कर लें और एक एग्जाम्पल ध्यान में रखें तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी, वो सीधे परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकते हैं। लेकिन जो समझना चाहते हैं उनके लिए है कि समासोक्ति का मतलब संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अर्थबोध एक साथ कराया जाता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार माना जाता है। अब इसके बाद आता है प्रतीप अलंकार। अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? प्रतीप अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है उल्टा, यानी विपरीत। प्रतीप अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टा, यानी विपरीत। और यह अलंकार किसका विपरीत है? उपमा का। किसका उल्टा है? उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार का उल्टा कैसे है कि देखो, उपमा में उपमेय और उपमान होते हैं। वहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, उपमा में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। लेकिन प्रतीप में क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ उपमान को उपमेय के समान बता दिया जाता है, यानी उसका उल्टा कर दिया जाता है, यानी उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार माना जाता है। जैसे अपन परिभाषा की बात करें तो प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। उल्टा, यानी प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, अर्थात
अप यानी जहां उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। यानी प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुरी विचार किनी मन माही, बहुरी विचार किनी मन माही, सिय मुख सम हिमकर नाही। बहुरी विचार किनी मन माही, सिय मुख सम हिमकर नाही। यानी यहाँ पर ये जो चरण है इस पर ध्यान देने की बात है कि सिय मुख सम हिमकर नाही, बहुरी विचार किनी मन माही, यानी बहुत विचार करने के बाद बताया कि सीता का मुख यहाँ पर कौन क्या है? मुख्य रूप से जिसका वर्णन किया जाता है वो उपमेय होता है और जिससे समानता प्रकट की जाती है, जो प्रसिद्ध पदार्थ होता है वो उपमान होता है। तो यहाँ पर अगर उपमा की दृष्टि से अपन देखें तो सिय मुख सम हिमकर, यानी सीता का मुख हिमकर के समान माना जाता, चंद्रमा के समान। लेकिन प्रतीप अलंकार में इसका उल्टा कर दिया कि सिय मुख सम हिमकर नहीं, कि सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। यानी यहाँ पर चंद्रमा से ज़्यादा श्रेष्ठ मुख को मान लिया, उपमान को उपमेय से हीन बता दिया, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। यानी जहाँ उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, या फिर उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बता दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। और ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है कि सिय मुख सम हिमकर नाही, कि सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। तो इस तरह के पदों में प्रतीप अलंकार माना जाएगा। जैसे एक और है, सिय मुख समता, पावै कीमी, चंद्र बांकुरो रंक। सिय मुख क्षमता पावे कीमी, चंद्र बांकुरो रंक। यानी सीता के मुख के सम्मान चंद्रमा, या सीता के मुख की समानता चंद्रमा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार माना जाएगा? प्रतीप अलंकार माना जाएगा। तो ये अपना
अलंकार का विषय हो गया कि कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में जो अलंकार का चैप्टर था, जहाँ 5 अलंकार थे संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार, तो उनको अपन ने यहाँ पर पढ़ा। और अगला जो अपना विषय होगा उस पर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद।